नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। हाना कॉलिंस हमेशा से जानती थी कि उन्हें डॉक्टर बनना है। जब वह एक छोटी लड़की थी, तब से ही आस पड़ोस में मिलने वाले घायल जानवरों की देखभाल करते हुए उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनका जीवन दर्द को कम करने और जरूरतमंदों को आराम और सुकून देने के लिए बना है। टेक्सास के एक छोटे से गांव से आने वाली हाना की परवरिश सादगी में हुई थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता-पिता ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया, देर रात तक पढ़ाई की और पार्टियों के न्योते ठुकरा दिए। उनका ध्यान हमेशा एक ऐसे लक्ष्य पर था जो दूर तो लगता था, पर नामुमकिन कभी नहीं। जब शिकागो यूनिवर्सिटी से स्वीकृति पत्र आया, तो उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से लिफाफा खोल पा रही थीं। जब उन्होंने उस प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूल में अपने दाखिले की पुष्टि करने वाले शब्द पढ़े, तो उनकी एक चीख निकल गई और वह दौड़कर अपने माता-पिता से लिपट गई, जो भावनाओं से अभिभूत होकर बस यही कहते रहे कि उन्हें अपनी बेटी पर कितना गर्व है। यह उन आखिरी रातों में से एक थी, जब वह अपने घर के बरामदे में बैठी, सपनों और डर से भरे दिल के साथ आसमान को देख रही थी। वह जानती थीं कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, लेकिन वह अभी यह समझ नहीं पा रही थीं कि एक बड़े शहर में रहना कैसा होगा, उस जगह से दूर जहां वह बचपन से रही थीं, जहां फसलों की महक, जानी पहचानी आवाजें और शांत गलियां थीं जिनसे वह वाकिफ थीं। शिकागो जाना एक झटके जैसा था। देहात की खामोशी की आदी हो चुकी हाना को जल्द ही शहर की लगातार हलचल, भीड़ भरी सबवे, व्यस्त सड़कों और अनजान चेहरों से निपटना सीखना पड़ा। फिर भी वह मजबूत बनी रही। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। शहर को समझना, यूनिवर्सिटी की लैब में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी और मुश्किल क्लास के बीच संतुलन बनाना, खाने के लिए और कभी-कभी कुछ घंटे आराम करने के लिए भी समय निकालना। लेकिन थकान के बावजूद उनके अंदर एक आग जल रही थी, जो हर नई खोज, हर प्रैक्टिकल क्लास और इंटर्नशिप के दौरान इलाज किए गए हर मरीज के साथ और तेज हो जाती थी। यही वह जिंदगी थी जो उन्होंने हमेशा से चाही थी। मेडिकल स्कूल के तीसरे साल में उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक दोपहर एनाटॉमी के लंबे लेक्चर के बाद हाना ने कुछ नोट्स दोहराने के लिए कैंपस के सेंट्रल प्लाजा जाने का फैसला किया। वह एक लकड़ी की बेंच पर बैठी, अपने में बैग से किताबें निकाली और ध्यान लगाते हुए जरूरी हिस्सों को अंडरलाइन करने लगी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, क्या यहां कोई बैठा है? उन्होंने ऊपर देखा और एक मुस्कुराते हुए लड़के को पाया, जिसके हाथ में कॉफी थी और चेहरे पर दोस्ताना भाव थे। उसने अपना परिचय डेनियल ब्रुक्स के रूप में दिया, जो एक नया नया आर्किटेक्ट था और पास के एक ऑफिस में काम करता था। वह अक्सर काम के बाद शाम को आराम करने के लिए प्लाजा आ जाता था। बातचीत शहरी जीवन की भागदौड़ के बारे में सामान्य टिप्पणियों से शुरू हुई और फिर इस पर आ गई कि कैसे दोनों ने बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने छोटे शहरों को छोड़ दिया था। डैनियल भी ओहायो में अपना गृहनगर छोड़कर शिकागो आया था, जहां उसका परिवार अब भी रहता था। जो एक साधारण बातचीत के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही गहरी बातों और भरोसे के आदान प्रदान में बदल गया। आने वाले दिनों में वे नियमित रूप से वहां मिलने लगे। कभी कभी वे बस कुछ शब्द ही कह पाते थे और कभी कभी वे किताबों, फिल्मों और सपनों के बारे में बात करते हुए समय का हिसाब ही खो देते थे। डेनियल में एक हल्कापन था जो हाना को आकर्षित करता था। वह एक ऐसा आदमी था जो जिम्मेदारियों और परिपक्वता के बावजूद अब भी सुखद अंत में विश्वास करता था। उनका रोमांस स्वाभाविक और गहरे रूप से विकसित हुआ। कुछ ही समय बाद
डैनियल ने उन्हें एक कैफे में आमंत्रित किया, जिसे वह शहर का सबसे अच्छा मानता था। गर्म कॉफी के कप और हंसी मजाक के बीच उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। वे साथ में नई जगहों पर जाने लगे, हाना के छोटे से अपार्टमेंट में अचानक बने डिनर का मजा लेते और ऐसी यादें बनाते जो उन दोनों के दिलों में घर की याद से पैदा हुए खालीपन को भर रही थीं। जब डैनियल ने मिशिगन झील के किनारे टहलते हुए उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, तो यह बहुत सहज था। हाना हंस पड़ी और कहा कि उन्हें तो पहले से ही ऐसा लगता है जैसे वे बहुत समय से साथ हैं, और बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। उनका रिश्ता तेजी से परिपक्व हुआ। वे एक दूसरे का सहारा बने। डैनियल मेडिकल स्कूल में हाना की हर उपलब्धि का जश्न मनाता और वह उसे अपनी आर्किटेक्चर फर्म में प्रमोशन के लिए प्रोत्साहित करती। प्यार चुपचाप लेकिन मजबूती से खिल रहा था, जबकि दोनों एक ऐसे शहर में अपनी जिंदगी बना रहे थे जो धीरे धीरे अजनबी लगना बंद हो गया था और घर जैसा महसूस होने लगा था। एक साल डेटिंग के बाद उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट चुना, जिसमें बड़ी खिड़कियां और एक रसोई थी, जहां हाना अपनी मां से सीखी रेसिपी बनाना पसंद करती थी। रोजमर्रा की जिंदगी सरल लेकिन खुशहाल थी। रातें टीवी शो, किताबों और लंबी बातचीत से भरी होती थीं। वीकेंड पर वे पार्क जाते या स्ट्रीट फेयर घूमते। उनका रिश्ता अटूट लगता था, एक ऐसी साझेदारी जो हर दिन और मजबूत हो रही थी। शादी का प्रस्ताव नवंबर की एक ठंडी रात को एक रेस्टोरेंट में हुआ, जिसे डैनियल ने इस अवसर के लिए विशेष रूप से बुक किया था। वह घुटनों पर बैठा अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और भावुक आवाज में हाना से अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। नम आंखों से हाना ने हां कह दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने केवल करीबी दोस्तों और परिवार के बीच एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। जश्न सादा लेकिन सार्थक था। हाना ने डैनियल को इस विश्वास के साथ देखा कि उसके साथ वह जिंदगी बनाएगी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। शादीशुदा जिंदगी नई चुनौतियां लेकर आई, लेकिन इसने उनके बंधन को और भी मजबूत किया। हाना मेडिकल स्कूल में आगे बढ़ती रही। अब वह प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कर रही थी, जबकि डैनियल ने फर्म में अपना करियर पक्का कर लिया था। साथ में उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनाई। घूमना, बच्चे, एक बड़ा घर, प्यार, वह ठोस नींव लग रहा था जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जाएगा। उस पल हाना को विश्वास था कि उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो उन्होंने कभी चाहा था। समय के साथ रोजमर्रा की दिनचर्या हाना और डेनियल के बीच एक खामोश बोझ बन गई। दिन बिना किसी बदलाव के दोहराए जाने लगे। वह यूनिवर्सिटी अस्पताल में अपनी अंतहीन शिफ्ट के लिए जल्दी निकल जाती और अक्सर थकी हारी लौटती। उनका दिमाग मरीजों की कहानियों और पढ़ाई की मांगों में उलझा रहता, जो उनकी सारी ऊर्जा सोख लेती थी। वहीं डैनियल आर्किटेक्चर फर्म के बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा शामिल होता गया। कड़ी समय सीमा, मांग करने वाले क्लाइंट और बैठकें जो अक्सर देर रात तक चलती थीं। उनके बीच की बातचीत अब बस लेन देन तक सिमट गई थी। राशन की लिस्ट या कौन कपड़े धोबी से उठाएगा। शुरुआती सालों का वह हल्कापन अब एक कामकाजी और लगभग स्वचालित साथ में बदल गया था। हाना को एहसास हुआ कि वह खुद से दूर जा रही हैं। उन्हें याद नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने सिर्फ अपनी खरोशी के लिए कुछ कब किया था। उनका शरीर थकान के साफ संकेत दे रहा था। लगातार पीठ दर्द, बढ़ती थकान और हमेशा बेचैन रहने की एक अजीब सी भावना। जब उन्होंने एक शिफ्ट के दौरान अपनी एक सहकर्मी से इसका जिक्र किया, तो उसने उन्हें तनाव कम करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए
अस्पताल के पास एक जिम में शामिल होने की सलाह दी। यह विचार अच्छा लगा। कई दिनों तक टालने के बाद आखिरकार वह उस जगह गई, मेंबरशिप ली और अपनी सुबह की छुट्टी या कभी कभार मिलने वाली शामों में क्लास जाना शुरू कर दिया। जिम में उनकी मुलाकात जेसन मिलर से हुई, जो वहां के सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षकों में से एक था। वह अपने दोस्ताना व्यवहार और आकर्षण के लिए जाना जाता था, जो हमेशा मदद करने, सही पोस्चर बताने या सेट के बीच बातचीत करने के लिए तैयार रहता। हाना ने उसे पहले दिन से ही नोटिस किया था, लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी और उसी अनुशासन के साथ वर्कआउट पर ध्यान केंद्रित किया जो वह अपनी पढ़ाई में लगाती थी। हालांकि जेसन ने जल्द ही उनमें कुछ अलग देखा। उसे यह दिलचस्प लगा कि यह जॉन महिला दोस्त बनाने या दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, जैसा कि वहां आने वाले कई दूसरे लोग करते थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत सूक्ष्म रूप से शुरू हुई। वह व्यायाम की तकनीकों पर टिप्पणी करता, छोटे मोटे सुधार सुझाता और उनकी प्रगति पर तारीफ करता। हाना विनम्रता से धन्यवाद कहती, लेकिन घर लौटते समय वह खुद को उनकी बातों के बारे में सोचते हुए पाती। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि उसकी उपस्थिति उनके दिमाग में जगह क्यों बना रही थी, लेकिन उन्होंने इसे यह मानकर नजरअंदाज कर दिया कि यह शायद डेनियल की दूरी के कारण पैदा हुई भावनात्मक खालीपन का प्रतिबिंब था। घर पर हालात सुधर नहीं रहे थे। डेनियल चिड़चिड़ा होता जा रहा था। छोटी छोटी बातें उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थीं। गंदे किचन काउंटर, सिंक में पड़े बर्तन या जगह से हटा हुआ एक तौलिया, ये सब आलोचना और बेवजह की बहस का कारण बन जाते थे। हाना ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि अब उसे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह अस्पताल के बारे में बात करती या किसी ऐसे केस का जिक्र करती जिसने उन्हें प्रभावित किया हो, तो वह बस सिर हिलाता, कुछ अस्पष्ट कहता और फिर से अपने लैपटॉप या फोन को देखने लगता। उनके बीच की भावनात्मक दूरी हफ्ते दर हफ्ते बढ़ती गई। रातें खामोश हो गईं, जो जल्दी से किए गए डिनर और टीवी शो के बीच बांट जाती थीं, जिन्हें दोनों में से कोई भी सच में नहीं देखता था। हाना अपने ही घर में खुद को अदृश्य महसूस करती थी, जैसे कि उनकी उपस्थिति डेनियल की दिनचर्या का बस एक और हिस्सा थी। दूसरी ओर जिम में जेसन करीब आता जा रहा था। उसने उन्हें खेल आयोजनों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। वर्कआउट के बाद कॉफी या पास के पार्क में टहलने का सुझाव दिया। हाना हमेशा समय की कमी या अस्पताल में व्यस्तता का हवाला देते हुए मना कर देती। जेसन उनके इनकार का सम्मान करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सच्ची दिलचस्पी दिखाई। जब भी वह अपनी मेडिकल रूटीन के बारे में बात करती, तो वह ध्यान से सुनता। हाना को यह एहसास होने लगा कि जेसन डैनियल के विपरीत उन छोटी छोटी बातों की परवाह करता था जिन्हें वह खुद के बारे में भूल चुकी थी। और हालांकि यह एहसास उन्हें डराता था, यह उन्हें इस तरह से घेर भी रहा था जिसे वह समझा नहीं सकती थी। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं था। यह देखे जाने, सुने जाने और ध्यान दिए जाने के बारे में था। कुछ ऐसा जो घर पर बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वह कौन है, उनके मूल्य क्या हैं और वह प्यार जो कभी उन्हें डैनियल से जोड़ता था। लेकिन वह खुद से यह इनकार नहीं कर सकती थी कि यह लगातार और ध्यान देने वाली उपस्थिति उन पर असर करने लगी थी। घर पर तनाव बढ़ता गया। कुछ रातें डैनियल इतनी देर से घर आता कि हाना या तो सो चुकी होती या सोने का नाटक कर रही होती, ताकि एक और ठंडी बनावटी बातचीत से बच सकें। जब वे साथ होते तो बातचीत बिलों या काम की शिकायतों के इर्द गिर्द घूमती। मीठे शब्द और प्यार भरे इशारे एक दूर के अतीत में बंद हो चुके थे। हाना सोचती,
कि उन्होंने वह जुड़ाव कब खो दिया जो कभी इतना मजबूत लगता था। उन्हें जवाब नहीं मिला, उन्हें बस खालीपन बढ़ता हुआ महसूस हुआ। इस बीच जेसन मौजूद रहा, लगातार और धैर्यवान। वह जानती थी कि वह दिलचस्पी रखता है, लेकिन उन्होंने सीमाएं स्पष्ट रखीं। हालांकि वह उस सुकून से इनकार नहीं कर सकती थी जो यह जानकर मिलता था कि कोई उन्हें देखता है, उनकी कहानी की परवाह करता है, उनकी उपलब्धियों की तारीफ करता है। जिम, जो शुरू में सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखने की जगह थी, धीरे धीरे एक भावनात्मक शरण स्थली भी बन गया। हाना की जिंदगी में यह नई गतिशीलता चुपचाप लेकिन उनके भीतर तीव्रता से विकसित हो रही थी, एक अदृश्य धागे की तरह जो कसता जा रहा था, किसी भी पल टूटने के लिए तैयार। वह हर दिन जैसे तैसे गुजार रही थी, इस बात से अनजान कि तड़प, दूरी और आकर्षण का यह मिश्रण धीरे धीरे एक ऐसा परिदृश्य बना रहा था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। दिन की शुरुआत कई दूसरे दिनों की तरह ही हुई। हाना जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और अस्पताल जाने से पहले अपना जिम बैग पैक किया। जब वह निकली तो डेनियल अभी भी सो रहा था। हाल के हफ्तों में उनके बीच की चुप्पी एक नियम बन गई थी और बातचीत केवल व्यावहारिक सवालों तक सिमट गई थी, जैसे बाजार कौन जाएगा या फला बिल किसने चुकाया। वह स्नेह की कमी की आदी हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने दर्द के साथ जीना सीख लेता है, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। उस शाम अस्पताल से लौटकर उन्होंने घर को अस्त व्यस्त पाया। गंदे कपड़े ढेर में पड़े थे, बर्तन सिंक में थे और कुशन फर्श पर बिखरे हुए थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, डेनियल घर आ गया, चिढ़ाया हुआ। उसने घर की हालत पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि जब यहां इतना कुछ करने को है तो वह जिम कैसे जा सकती हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी सेहत बनाए रखने और तनाव दूर करने के लिए जिम की जरूरत है, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। बहस तेजी से बढ़ गई, कठोर शब्द बोले गए, आरोप लगे, पुराने घाव फिर से खुल गए, जैसे वे बस सो रहे थे, भड़कने के लिए एक वजह का इंतजार कर रहे थे। हाना ने एक गहरी सांस ली, अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। उनके पीछे दरवाजा पटकने की आवाज आखिरी चीज थी जो डेनियल ने उस रात सुनी। वह तेजी से जिम पहुंची, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस वर्कआउट से नहीं जो उन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया था। वह लॉकर रूम में गई, जल्दी से कपड़े बदले और कुछ ही मिनटों में ट्रेडमिल पर दौड़ रही थीं, जैसे कि सिर्फ रफ्तार ही हाल की लड़ाई की याद मिटा सकती है। जेसन ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ अलग है। वह पास आया, बातचीत शुरू की और पूछा कि वह कैसी हैं। हाना ने कमजोर सी मुस्कान दी और कहा कि उन्हें बस ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। जेसन ने उनकी निजता का सम्मान किया, लेकिन पास ही रहा, हमेशा चौकन्ना। कुछ मिनटों के बाद उसने सुझाव दिया कि वे वर्कआउट के बाद कॉफी पीने चले, यह कहते हुए कि इससे शायद उनका दिमाग साफ हो जाएगा। हाना झिझकी, मन ही मन बहस कर रही थीं कि उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं, लेकिन वह हमेशा वही विनम्र इनकार करते करते थक गई थीं। उस रात एक अपवाद बनाने का सही समय लगा। वह मान गई और वर्कआउट खत्म करने के बाद वे एक साथ कुछ ही ब्लॉक दूर एक कैफे तक चले गए। कॉफी एक लंबी बातचीत में बदल गई। जेसन ने ध्यान से सुना जब हाना ने अपनी थकाऊ दिनचर्या, अपने पति से भावनात्मक दूरी और शादीशुदा होने के बावजूद अकेलेपन के बारे में बताया। जेसन ने कहा कि वह हमेशा उनके समर्पण और ताकत की प्रशंसा करता है और बताया कि वह उन्हें कमाल का मानता है कि वह
इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए समय निकाल लेती हैं। ये तारीफें जो उन्होंने इतने लंबे समय से नहीं सुनी थीं, उन्हें इस तरह छू गईं जिसे वह समझा नहीं सकती थीं। उन्हें लगा कि उन्हें पहचाना जा रहा है, देखा जा रहा है, जैसा कि बरसों से नहीं हुआ था। बातचीत आसानी से आगे बढ़ी। जेसन मजाकिया था, चुटकुले सुना रहा था, हाना को हंसा रहा था और धीरे धीरे वह सहज हो गई। कुछ देर बाद वह उन्हें घर की तरफ छोड़ने गया। वे कोने पर रुके और इससे पहले कि वह अलविदा कह पाती, उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और एक दृढ़ नजर से वह आगे झुका। हाना वहीं जम गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड के लिए उन्होंने उस आवेग का विरोध किया। डैनियल, शादी और उन सब चीजों के बारे में सोचा जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थीं। लेकिन हाल के महीनों की यादें, झगड़े, दूरी, अदृश्य होने की भावना ज्यादा भारी पड़ी और फिर उन्होंने हार मान ली। चुंबन तीव्र था, जिसमें इच्छा और जमा हुई हताशा भरी हुई थी। उस पल से हाना के अंदर कुछ टूट गया या शायद बस आजाद हो गया। वह जानती थी कि उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती। जेसन ने उन्हें अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया और बिना कुछ कहे वह उसके पीछे चली गई। जो रात उन्होंने साथ बिताई वह जुनून, अपराध बोध और राहत के मिश्रण से भरी थी। बहुत समय बाद पहली बार हाना ने खुद को वांछित और जीवित महसूस किया, लेकिन साथ ही उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या किया है। अगली सुबह डैनियल के अनगिनत अनुत्तरित कॉल्स और संदेशों के बाद हाना जल्दी उठी, बिना ज्यादा सोचे कपड़े पहने और घर लौट आईं। अंदर घुसते ही उन्होंने डैनियल को सोफे पर सोते हुए देखा। लैपटॉप उसकी छाती पर टिका हुआ था और बियर के खाली कैन चारों ओर बिखरे हुए थे। वह चुपचाप उसके पास से गुजरी, सीधे बाथरूम में गई और शीशे के सामने स्थिर खड़ी हो गई। अपने प्रतिबिंब को ऐसे घूर रही थी जैसे यह समझने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन बन गई है। धोखे का बोझ भारी था, सहना मुश्किल था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे कि बहुत समय बाद पहली बार उन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ किया था, बिना किसी स्पष्टीकरण या अनुमति के। जैसे ही हाना बाथरूम से बाहर निकली, दरवाजा बंद होने की आवाज से डैनियल जाग गया। उसने अपनी आंखें मली, धीरे धीरे सिर उठाया और एक भारी आवाज में सीधे पूछा, तुम कहां सोई थी? हाना एक पल के लिए जम गई, एक गहरी सांस ली और शांति से लेकिन जानबूझकर जवाब दिया, एक दोस्त के घर। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने रात कहीं और बिताना बेहतर समझा। डैनियल एक पल के लिए चुप रहा, बस उसे एक संदिग्ध, थकी हुई नजर से देखता रहा। उसने और कुछ नहीं पूछा। वह सोफे से उठा, लैपटॉप और खाली कैन उठाए और रसोई की ओर चला गया। उस पल के लिए यह जवाब उसके लिए काफी लग रहा था। उसने इसे स्वीकार कर लिया, भले ही उसके अंदर कुछ असहज रूप से चुभ रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुप रहना और इस मुद्दे को वहीं खत्म होने देना चुना, कम से कम अभी के लिए। आने वाले दिनों में हाना ने डैनियल के साथ अपनी दिनचर्या फिर से शुरू करने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखने से बचती, गहरी बातचीत से बचती और केवल रोजमर्रा के कामों पर ध्यान केंद्रित करती। डैनियल, काम में डूबा हुआ और लगातार दूर होता जा रहा, उसके व्यवहार में आए बदलाव पर ध्यान भी नहीं दे पाया। उसके लिए यह बस एक और मुश्किल दौर था, जिसे वह मानता था कि वे पहले की तरह
आखिरकार पार कर लेंगे। लेकिन हाना दूसरी ओर एक ऐसा राजा ढो रही थी जो धीरे धीरे उन्हें खाए जा रहा था। वह घंटों सोचती कि उन्हें डेनियल को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे तबाह करने से डरती थीं। उनके रिश्ते के बचे खुचे हिस्से को तोड़ने से डरती थीं। भले ही दिल की गहराइयों में वह जानती थीं कि वह रिश्ता उस रात से बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वह जिम जाती रहीं, लेकिन जेसन से संपर्क से बचती रहीं। उन्होंने दूरी बनाए रखना बेहतर समझा, ताकि खुद को यकीन दिला सकें कि यह एक गलती थी, भावनात्मक कमजोरी के कारण हुई एक चूक। जेसन ने इस दूरी का सम्मान किया, लेकिन यह नहीं छिपाया कि वह उन्हें जिम के बाहर फिर से देखना चाहता है। महीने इसी अजीब लय में बीत गए, सामान्यता के प्रयास और पछतावे के बोझ के बीच, जब तक हाना की जानकारी के बिना वह राज फैलना शुरू नहीं हो गया। जेसन ने जिम में दोस्तों के साथ एक सामान्य बातचीत में हाना के साथ अपने संबंध का जिक्र कर दिया। यह टिप्पणी, जो एक जीत के लहजे में की गई थी, एंड्रयू ने सुन ली, जो डेनियल का एक दोस्त था और उसी जिम में आता था, और जो हाना का नाम पहचान कर चौंक गया। एंड्रयू ने कई दिन यह सोचते हुए बिताए कि उसने क्या सुना था। उसे यकीन नहीं था कि उसे डेनियल को बताना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि वह अपने दोस्त को धोखे में नहीं रहने दे सकता। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि ईमानदारी जरूरी है, और इस तरह वह जानकारी जिसे हाना छिपाने के लिए संघर्ष कर रही थी, गति पकड़ने लगी, फटने और हर किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार। एंड्रयू कई दिनों तक उस जानकारी को अपने मन में घुमाता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह दृश्य उसके विचारों में बार बार आता रहा। जेसन लापरवाही से और यहां तक कि गर्व से जिम की एक शादीशुदा महिला के साथ अपने रिश्ते का वर्णन कर रहा था। शुरू में एंड्रयू ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह हाना नहीं हो सकती, कि शायद उसने गलत समझा हो या जेसन किसी और के बारे में बात कर रहा हो। लेकिन जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतना ही उसे यकीन होता गया, खासकर इसलिए कि जेसन ने गलती से बहुत ज्यादा विवरण बता दिए थे। उसका पेशा, वह अस्पताल जहां वह काम करती थी, यहां तक कि उसके वर्कआउट का समय भी। हर पुष्टि के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। बहुत अनिर्णय के बाद एंड्रयू ने फोन उठाया और डेनियल को फोन किया। उसके दोस्त की आवाज लापरवाह लग रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। एंड्रयू ने समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे मुद्दे पर आया, उस स्पष्टता के साथ जो कोई लंबे समय तक पीड़ा देने के बजाय तुरंत दर्द देना पसंद करता है। उसने डेनियल को बताया कि उसने क्या सुना था, जेसन का नाम बताया और स्थिति का यथासंभव वस्तुनिष्ठ वर्णन किया। लाइन के दूसरी तरफ डेनियल चुप हो गया। चुप्पी इतनी गहरी थी कि एंड्रयू ने पूछ भी लिया कि क्या वह अभी भी वहां है। डेनियल ने एक सरल जवाब दिया, मैं हूं, और ज्यादा जानकारी मांगे बिना तुरंत फोन काट दिया। डेनियल ने फोन मेज पर रखा और स्थिर रहा। उसकी नजर कहीं दूर टिकी हुई थी। उसका पूरा शरीर भारी महसूस हो रहा था, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था, उस बात को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसे उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। वह घर में घूमता रहा, बिना किसी उद्देश्य के दराजें खोलता और बंद करता रहा, जैसे कुछ ऐसा खोज रहा हो जो उसे समझने में मदद कर सके। लेकिन उसे केवल एक ऐसी दिनचर्या के निशान मिले जिसे वह अब तक सच मानता था। उसने फ्रिज से बियर का एक कैन निकाला,
उसे खोला, लेकिन उसे आधा ही काउंटर पर छोड़ दिया। वह पी नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, यहां तक कि साफ साफ सोच भी नहीं सकता था। उस रात हाना घर लौटी जैसे कि यह कोई और सामान्य दिन हो। उसने अपना बैग हमेशा की जगह पर रखा और नहाने की तैयारी के लिए सीधे बेडरूम की ओर चली गई। डैनियल उसके पीछे गया। उसने एक गहरी सांस ली और जब वह बाथरूम से बाहर निकली और अपने बाल सुखा रही थी, तो उसने वह सवाल पूछा जिसका वह एंड्रयू के कॉल के बाद से मन ही मन अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? उसकी शांत आवाज से हैरान हैना जवाब देने से पहले हिचकिचाई। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने सवाल दोहराया, इस बार और भी सख्ती से। हैना, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? उस पल उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही कुछ जानता है। उसकी नजर में शक नहीं बल्कि यकीन था। इनकार करने की कोशिश शुरू करने से पहले ही बेकार लग रही थी। हैना ने अपना सिर झुका लिया और इतनी धीमी आवाज में कि डैनियल को सुनने के लिए झुकना पड़ा, उसने कबूल कर लिया। उसने उसे जेसन के बारे में बताया, उस रात के बारे में जब एक लड़ाई के बाद उसने जिम में पनाह लेते हुए वह सीमा लांघ दी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने माना कि उसे अगले ही दिन पछतावा हुआ कि उसने यह दिखावा करने की कोशिश की कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डैनियल ने बिना टोके उसकी हर बात सुनी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास का मिला जुला भाव साफ दिख रहा था। जब उसने अपनी बात खत्म की, तो उसने बस पूछा, क्यों? हैना ने समझाने की कोशिश की, उनके बीच बढ़ती दूरियों के बारे में, घर पर महसूस होने वाले अकेलेपन के बारे में, इस बारे में कि वह कितनी अनदेखी हो गई थी, लेकिन हर सफाई हुए नुकसान के सामने कमजोर और नाकाफी लग रही थी। डैनियल चिल्लाया नहीं, कोई तमाशा नहीं किया। वह बस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वह लिविंग रूम में गया, अलमारी से एक सूटकेस निकाला और बिना एक शब्द कहे बेडरूम में लौट आया। उसने अलमारी खोली, उसके कपड़े सूटकेस में रखना शुरू कर दिया, उन्हें मशीन की तरह तह करते हुए, जैसे कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें सोचने की जरूरत ना हो। हैना सुन्न खड़ी देखती रही। उसने बोलने की, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही घुटकर रह गए। डैनियल ने सूटकेस की जिप बंद की, उसे दरवाजे के पास रखा, उसे आखिरी बार देखा और एक दृढ़ आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चली जाओ। वह विरोध करने में असमर्थ बस सूटकेस उठाकर बाहर चली गई, उस दहलीज को पार करते हुए जिसे उन्होंने अनगिनत बार खुशी और प्यार से पार किया था, अब एक ऐसे फैसले का बोझ उठाए हुए जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। आने वाले दिनों में डैनियल एक गहरे सूनेपन में डूब गया। उसने काम से खुद को अलग कर लिया, दोस्तों के कॉल को नजरअंदाज किया, परिवार से दूरी बना ली। घर, जो कभी व्यवस्थित और योजनाओं से भरा था, अब खामोश हो गया था। जमा हुई बियर की कैन और आधे अधूरे खाने की कड़वी मीठी महक से भर गया था। हर कोना उसकी मौजूदगी का एहसास कराता था, भले ही अब वह खाली था। उसके सजाए तकिए, उसकी पढ़ी किताबें, साथ में चुनी गई पेंटिंग्स, सब अब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे हर पल याद दिला रहे थे कि उसने क्या खो दिया है। सहकर्मियों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन डैनियल ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। उसने बस इतना कहा कि वह कुछ निजी मामलों से निपट रहा है और उसे समय चाहिए। धीरे धीरे वह काम पर आने से ज्यादा गायब रहने लगा, डेडलाइन चूकने लगा, क्लाइंट्स को इंतजार कराने लगा
और आखिर में उसकी फर्म के पार्टनर्स ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसे बातचीत के लिए बुलाया, समर्थन की पेशकश की, लेकिन उसने खुद को अलग कर लेना चुना। उसने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी का अनुरोध किया। सच तो यह था कि उसका स्वास्थ्य पहले ही बिगड़ चुका था, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। शराब एक अक्सर का साथी बन गई, जो खाली घंटों को भरती और दर्द को अस्थायी रूप से शांत करती थी। वह आदमी जो कभी यात्रा, बच्चों और हैना के साथ एक खुशहाल जीवन का सपना देखता था, अब खुद को खोया हुआ, दिशाहीन, बिना किसी उद्देश्य के पाता था। समय उसके ध्यान दिए बिना बीतता गया। दिन उसके दुख से बेपरवाह घिसटते रहे। उस अफेयर ने न केवल उनकी शादी तोड़ी थी, बल्कि उसने डैनियल को भी तोड़ दिया था। उसकी जगह एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया था जिसे आईने में देखने पर पहचानना भी मुश्किल था। इस बीच हैना वहां से दूर अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी। पछतावे और कमजोरी के एक पल में किए गए एक फैसले के नतीजों से जूझ रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी उस समय यह कल्पना नहीं की थी कि किस्मत ने अभी उनके लिए एक अप्रत्याशित मुलाकात तय कर रखी है। एक ऐसी मुलाकात जो उनकी कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देगी और उन घावों को फिर से खोल देगी जो लंबे समय से भरे हुए लग रहे थे। समय इजाजत लिए बिना बीतता गया। डैनियल जीने के बजाय बस वजूद में था, क्योंकि वह जिंदगी जिसे वह कभी जानता था उसी पल रुक गई थी जब हैना वह सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर निकली थी। दिन खाली, बेमतलब घंटों के सिलसिले में धुंधले हो गए। काम पृष्ठभूमि में चला गया, दोस्त भी। त्योहारों के जश्न बिना ध्यान दिए गुजर गए। जरूरी तारीखें नजरअंदाज हो गईं। मौसम उसके एहसास किए बिना बदल गए। वह आदमी जो कभी एक परिवार, हंसी और कहानियों से भरे घर का सपना देखता था, अब हर दिन बिना किसी उम्मीद या इच्छा के उठता था। अलगाव के बाद पहले कुछ हफ्तों तक हैना ने डेनियल से कोई संपर्क नहीं किया, यह सोचकर कि यही बेहतर होगा, कि समय दर्द को कम कर देगा और घावों को भर देगा। और शायद यह कुछ समय के लिए काम भी आया। लेकिन जब प्रेगनेंसी टेस्ट ने पुष्टि की कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। उसने तुरंत डैनियल को बताने पर विचार किया, लेकिन उस आखिरी रात उसके चेहरे के भावों की याद, उसकी कठोर नजर, प्यार की पूरी तरह से गैर मौजूदगी ने उसे रोक दिया। हैना ने निष्कर्ष निकाला कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, कि वह शायद उससे और भी नफरत करने लगेगा, और उसने उन कई अन्य महिलाओं की तरह अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया जिन्हें वह जानती और सराहती थी। गर्भावस्था खामोशी में आगे बढ़ी, अकेले डॉक्टर के पास जाने और तकिए को कसकर गले लगाकर रोते हुए बिताई रातों के साथ, यह कल्पना करते हुए कि अगर सब कुछ अलग तरह से हुआ होता तो चीजें कैसी होती। पछतावा एक स्थायी साथी बन गया, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ रही थी और उसके अंदर पल रही छोटी सी जिंदगी भी। डेनियल को गर्भावस्था के बारे में कभी पता नहीं चला, जब तक कि 3 साल बाद एक सामान्य दोपहर उसने शहर के पार्क में टहलने का फैसला किया। यह उन कुछ स्वस्थ आदतों में से एक थी जिसे उसने अलगाव के बाद बनाए रखा था। उस दिन की कोई योजना नहीं थी, बस उसे अपना सिर साफ करना था, अपने घर की खामोश दीवारों के अलावा किसी और हवा में सांस लेनी थी। वह अनमने ढंग से चल रहा था, लोगों को, खेलते हुए बच्चों को देख रहा था, जब अचानक उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसे बीच रास्ते में ही जमा दिया। वहां हैना थी, कुछ ही मीटर की दूरी पर, एक बेंच पर बैठी,
एक लड़के को खुशी से घास पर दौड़ते हुए देख रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़के पर था जो हर नई शरारत पर खिलखिलाकर हंसता और उसे पुकारता। डेनियल अपनी नजरें नहीं हटा सका। लड़के के बाल हल्के रंग के थे, वही खास नैन नक्श जो वह हर बार आईने में देखता था। इस समानता को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे लंबे समय से नहीं धड़का था। कुछ सेकंड के लिए वह सुन्न खड़ा रहा, अनिश्चित कि पास जाए या पीछे हट जाए। तभी हैना ने उसे देख लिया। उसकी नजरें उससे मिली और ठहर गईं। धीरे धीरे वह खड़ी हुई, जैसे इस हरकत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, और स्थिर खड़ी रही, अनिश्चित कि क्या कहे या करे। डैनियल ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे पास आया, और जब वह उसके सामने रुका तो वह कांपती हुई आवाज में केवल एक ही सवाल पूछ सका, क्या यह मेरा है? हैना चुप रही, लड़के को देखा, फिर वापस डैनियल को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। डैनियल अपने आंसू नहीं रोक सका। वह रोने का आदी नहीं था, लेकिन उस पल में सारी बाधाएं, सारे बचाव बस ढह गए। साफ साफ सोच पाने में असमर्थ, डैनियल ने पितृत्व परीक्षण के लिए कहा। वह सिर्फ उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो उसने देखा या महसूस किया था। उसे ठोस सबूत चाहिए था। उसे यह निश्चित करना था कि उसके सामने बेफिक्र खेल रहा लड़का वास्तव में उसका बेटा है। हैना ने बहस नहीं की, केवल सहमत हुई। उसने टेस्ट शेड्यूल किया, लड़के को लाई, आवश्यक सवालों के जवाब दिए, और कुछ दिनों बाद उसे परिणाम मिले, पॉजिटिव। डैनियल ने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा, उसे खोला, परिणाम पढ़ा, और यह पुष्टि होने पर कि जो वह लड़के को देखते ही जान गया था, वह सच है, वह बैठ गया, गतिहीन, नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। वह ए वह नहीं जानता था कि रोए, मुस्कुराए, गुस्सा करे या आभार व्यक्त करे। वह भ्रमित था, लेकिन उस भ्रम के भीतर कुछ अपनी जगह पर आने लगा। खोए हुए समय को वापस पाने की, अपने बेटे से मिलने की, मौजूद रहने की, एक पिता बनने की तीव्र इच्छा। कुछ दिनों बाद उसने हैना से संपर्क किया। उसने बात करने के लिए कहा कहा कि उसे सब कुछ समझने की जरूरत है। उसे यह जानना है कि जब वह शराब और दुख में डूब रहा था, इस बात से अनजान कि उसका बेटा उसी शहर में मौजूद है, तब उसने अकेले गर्भावस्था और बच्चे को पालने का प्रबंधन कैसे किया। हैना ने सब कुछ समझाया, अपने डर, पछतावे, अपराध बोध, और उसे न बताने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि कई पलों में उसने उसे लगभग फोन कर ही दिया था, लेकिन गर्व और शर्म ने हमेशा उसे रोक लिया। डैनियल ने बिना टोके हर शब्द सुना, बस सब कुछ संसाधित कर रहा था। जब उसने बात खत्म की तो उसने केवल यह पूछा कि क्या वह लड़के को बेहतर तरीके से जान सकता है, क्या वह मौजूद रह सकता है, भले ही धीरे धीरे, भले ही लड़के को अभी तक पता न हो कि वह कौन है। हैना ने भावुक होकर हां में जवाब दिया, और इस तरह सावधानी से और धीरे धीरे वे फिर से जुड़ने लगे। पहली बातचीत सूक्ष्म थी, पार्क में मुलाकातें, छोटी छोटी सैर, ऐसे क्षण जहां डेनियल अपने बेटे को देखता और धीरे धीरे खुद को उस प्यार में डूबने देता जो सहज रूप से अंकुरित हो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मौजूद था। लड़का जिज्ञासु और हंसमुख इस नए दोस्त की संगति का आनंद लेता था, जैसा कि वह उसे कहता था, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में उसका पिता है। जब तक कि एक दिन हैना ने फैसला किया कि उसे बताने का समय आ गया है। उसने दोनों को इकट्ठा किया,
अपने बेटे के बगल में बैठी और धीरे से समझाया कि जिस आदमी से मिलकर उसे मजा आता था, वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसके असली पिता थे। लड़का दोनों को देखता रहा, जोर से मुस्कुराया और डेनियल को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, जैसे कि इस खबर ने सिर्फ उस बात की पुष्टि की हो जो उसका दिल किसी तरह पहले से ही जानता था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। डेनियल और हैना ने ज्यादा बातें करना शुरू कर दिया, निर्णय साझा किए, अपने बेटे की भलाई को प्राथमिकता दी। दर्द अभी भी था, लेकिन समझ, सम्मान और फिर से बनाने की एक सच्ची इच्छा भी थी। समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि जो प्यार कभी उन्हें जोड़ता था, वह अभी भी मौजूद था, सुप्त, आहत, लेकिन वहीं था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया, अब ज्यादा परिपक्वता, जागरूकता और प्रतिबद्धता के साथ। और इस तरह एक कहानी जो इतने सारे सपनों के साथ शुरू हुई थी, ने विश्वासघात, अलगाव, पछतावे और नुकसान को सहा और एक नया रास्ता खोजा। यह खोई हुई चीज को वापस पाने के बारे में नहीं था, बल्कि ज्यादा ठोस नींव पर, ज्यादा जिम्मेदार विकल्पों के साथ कुछ नया बनाने के बारे में था। डेनियल, हैना और छोटे डेनियल जूनियर ने एक ऐसा परिवार बनाया जिसने अपने सभी घावों के बावजूद माफी और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के माध्यम से प्यार का सच्चा सार खोजा। क्या आपको अपनी पत्नी या बहू पर शक है? जो हमने वीडियो में देखा, उस दौर से न गुजरे। कमेंट्स में दिए गए लिंक को देखें और अपने संदेहों को दूर करने के लिए मूल्यवान युक्तियों और अन्वेषक अनुमोदित साइटों के साथ ई बुक प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।